फर्स्ट चीज़ देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे बर्थडे टाइम में किसी का जन्मदिन है, बर्थडे है, आप बलून्स वगैरह लगाते हो, ठीक है। अब देखना जरा, मान लो देखना फिनोमेना हो गया, ये क्या हुआ, समझिए। सबसे पहले क्या करा, हमने देखा जैसे मान लीजिए किसी भी कोई भी मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस पे होता क्या है, उस पे न्यूट्रल सिचुएशन में होते हैं, है ना। तो इनमें होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज, है ना, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चार्जेज होते हैं, जिसकी वजह से टोटल कितना होता है, शून्य, ठीक है। अब मान लीजिए, अब देखिए बलून पे भी जितना ऋणात्मक चार्ज है उतना ही कितना है, धनात्मक चार्ज भी है। इस पे देखिए, आप शर्ट पे भी देखिए, जितने धनात्मक है उतने ही ऋणात्मक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, जीरो। जब हम इसको इससे रब करते हैं, ठीक है, बलून्स को जब रब करेंगे, तो नेगेटिव चार्जेज, जितने भी ऋणात्मक चार्जेज वो सारे किस पे आ गए, बलून्स पे आ गए। अब जैसे ही इसको आप छोड़ेंगे, ये इधर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे इधर छोड़ेंगे, इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बर्थडे टाइम पे या घर पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक बलून लीजिए, कोई वुलन कपड़ा हो, है ना, जो ठंडियों में आप पहनते हैं, उनको उससे रब करिए, उससे रब करिए, उससे रब करने के बाद जैसे उसे छोड़ेंगे हवा में, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस विधि को कहते क्या है, क्या होता है, ये समझिए। तो यह है घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत क्या होता है, पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण वे हल्की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, ठीक है। विद्युत कहलाता है रगड़ने या घर्षण द्वारा उत्पन्न विद्युत को घर्षण या स्थिर विद्युत कहते हैं। रगड़े गए पदार्थ को विद्युतीकृत या विद्युत आवेशित कहा जाता है। अब इसमें जो रगड़ा गया पदार्थ है वो है कौन, अभी जो आपने पीछे देखा, उसमें जो हमने पदार्थ को जिसको रगड़ा था वो क्या था, वो आपका गुब्बारा था। तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युतीकृत। उसके अंदर क्या आ जाती है, उसके अंदर आवेश आ जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, विद्युतीकृत बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी फिनोमेना आपने देखा होगा, जैसे घर में कंघे पड़े होते हैं, उसको बाल से क्या करिए, थोड़ा सा रगड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉपी का पेज लीजिए, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लीजिए, उसके पास ले जाएंगे तो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है, ये जो विधि है, इसको हम बोलते हैं घर्षण विद्युत, ठीक है। क्लियर है सबको। कौन कौन है इसमें, सोलू, अंशु और मौसम, क्लियर बेटा। बोलते नहीं है क्या तो, अच्छा, चैट ऑन है, मुझे दिख नहीं रहा यार, उसको खोलना साइड में। कोई भी दिक्कत होगी साथ साथ बता दीजिएगा। चलिए, अगला देखिए। अगला चीज है हमारे पास मूलभूत कण, है ना। व्हाट इज द मूलभूत कण, मूलभूत कण क्या होता है, अब ये समझिए। जैसे इनकी दो कैटेगरी होती है, पहले तो ये समझते हैं कि होते क्या हैं। मूलभूत कण वो होता है जिसको अन्य कणों में नहीं, अन्य कणों से नहीं बना होता है। जैसे कोई भी चीज आप लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास पेन है ना, फोन है, घर में बहुत सारे सामान होंगे आपके, उनको आप ब्रेक करना स्टार्ट करिए, उनको आप ब्रेक करना स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए घर में पुराने चार्जर, पुराने फ़ोन होते थे, तो आप उनको ब्रेक करते थे, तो उनके अंदर क्या होते थे, बहुत सारे मटेरियल्स आपको दिखते थे, और छोटी चीज़ें, जितना आप ब्रेक करते जाएंगे उनके अंदर चीज़ें दिखती चली जाएंगी, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसी आती है, सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा कण, अब आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिकी में एक मूलभूत कण वह कण है जो अन्य कणों से नहीं बना होता, ठीक है। मतलब उसको आप और ज्यादा ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो किसी अन्य कण से बना नहीं होता है, वो सबसे बेसिक होता है, सबसे बेसिक होता है, ठीक है। मूलभूत कण दो समूह में हो सकता है, ठीक है। इनको दो समूहों में बांटा गया है, एक होता है फर्मियोन और दूसरा क्या होता है, बोसॉन्स, ठीक है। अब फर्मियोन्स किसे कहते हैं और बोसॉन्स किसे कहते हैं, वो समझिए। फर्मियोन में क्या होता है, ये किसी भी पदार्थ के निर्माण में काम आते हैं, है ना। आपके पास कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, घर का कोई सामान हो, कि कोई भी चीज हो, जो फर्मियोन्स होते हैं, फर्मियोन्स जो होते हैं वो पदार्थ के निर्माण में काम आते हैं।
पदार्थ के निर्माण में काम आते हैं, ठीक है। और जो आपके बोसॉन्स हैं, बोसॉन्स किस में काम आते हैं? ये क्या करते हैं, इनके बीच जो बल लगता है ना, वो उसमें काम आते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको जैसे आपने देखा होगा चुंबक होते हैं, है ना, चुंबक घरों में आपने बहुत खेला होगा बचपन में। इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर आप किसी दूसरे चुंबक का अगर आप किसी दूसरे चुंबक का नॉर्थ पोल लेके आए, है ना, दोनों अपोजिट पोल हैं, तो इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, ठीक है। तो जैसे ही इस चुंबक को दूसरे वाले चुंबक का नॉर्थ पोल आप लेके आए साउथ की तरफ, ठीक है, तो इसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। अब यह आकर्षित कैसे कर रहा है, इसे कैसे पता चल रहा है कि इसे आकर्षित करना है, ठीक है, या प्रतिकर्षित कैसे करना है, आकर्षित कैसे करना है, इसे कैसे ये अनुभव होता है? तो वो किसकी वजह से अनुभव होता है? वो होता है इस कण की वजह से, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसको एक डिस्टेंस पे रख दीजिए, एक दूरी पे रख दीजिए। जैसे ये रहा ना, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। इससे कंटिन्यूअस कुछ तरंगे निकलती रहती हैं, कुछ तरंगे निकलती रहती हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस कुछ तरंगे निकलती रहती हैं। अब मान लीजिए यहां तक तरंग इसकी पहुंच रही है, अगर दूसरा चुंबक आपने इसके आगे रखा, इस पॉइंट के आगे रखा, ठीक है, मान लो इसका नॉर्थ पोल यहाँ आपने रख दिया, अब ये इसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब आप देखो, जैसे दो चुंबक होते हैं, जब उनको आप पास लाते हो तब वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। अगर एक दूरी पे रख दो, एक आप दूरी पे रख दो, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते या प्रतिकर्षित नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये कैसे होता है? ये जो चुंबक है ना, इससे कुछ तरंगे निकलती हैं, अब यहां तक जा रही है। अब अगर इसके बाद आपने दूसरा चुंबक रखा, तो ना तो इसको आकर्षित करेगा ना ही प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर इस चुंबक को इसके अंदर रख दिया, इस पॉइंट के अंदर रख दिया, तो क्या होगा? अब देखिए जरा, अगर इस पॉइंट के अंदर आप रख दोगे ना, इस पॉइंट के अंदर रख दोगे, अब ये इसे जो तरंगे भेज रही हैं, इसको फील हो रहा, अब ये क्या करेगा, ये इसको आकर्षित कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद आपने रखा है तो इसको आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होते हैं? तो हमने कहा कि ये जो फर्मियन होते हैं और बोसॉन, फर्मियन क्या होते हैं, पदार्थ के निर्माण में काम आते हैं। जैसे चुंबक जैसे बना है, चुंबक बना कैसे, तो उसको बनाने में जो काम आया वो कौन आया? फर्मियन आया, है ना, फर्मियन आए। बोसॉन क्या होते हैं? बोसॉन क्या होते हैं? जो उनके उनके बीच जो बल का काम करते हैं, जो उनके बीच किसी भी तरह के बल का जो काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बोसॉन बोलते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। फर्मियन पदार्थ के निर्माण खंड है और उनमें द्रव्यमान होता है, ठीक है। इनके पास जो पदार्थ का निर्माण करते हैं ना, ये फर्मियन, इनका अपना द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है, इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है। जबकि जो बोसॉन होते हैं, फर्मियन अंतः क्रियाओं के लिए, इनके बीच जो अंतः क्रिया होती है, जैसे एक दूसरे को आकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना, या किसी तरह का बल लगाना, इन सब चीजों के लिए काम आता है, ठीक है। और उनमें से कुछ में द्रव्यमान नहीं होता। और जो बोसॉन्स होते हैं उनमें जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान है, ठीक है। इसमें जो बोसॉन्स होते हैं इनका द्रव्यमान हो भी सकता है, कुछ का नहीं भी होता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो फर्मियन है, उनका द्रव्यमान होना जरूरी है, ये कंपलसरी है, ठीक है, ये जरूरी है। लेकिन बोसॉन्स के अंदर द्रव्यमान है, ये जरूरी नहीं, ठीक है। किसी को इसमें कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछिए। बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, माइक ऑन करके बता सकते हैं, चैट पे बता सकते हैं। किसी को कुछ? चलिए आगे देखते हैं। नोट के अंदर क्या लिखा है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूलभूत कण के अंदर आता है ना, वो मूलभूत कण होता है। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये मूलभूत कण नहीं होते, ये बेस पार्टिकल नहीं होते, मूलभूत कण नहीं होते। ये किससे बने होते हैं? क्वार्क, क्वार्क नामक एक पदार्थ होता है, उससे बने होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे बेसिक पार्टिकल है, सबसे बेसिक कण है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके हम कुछ और नहीं बना सकते। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेक करके हम एक पदार्थ बना सकते हैं, उसका नाम क्या होता है? क्वार्क, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं? क्वार्कों से बने होते हैं। इसलिए ये बेस पार्टिकल नहीं है, एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, या मूलभूत कण नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मूलभूत कण नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? मूलभूत कण है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक चीज ये समझिए, जैसे अभी आपने दिखाया था ना, कैसे, ये भी अगर आप कभी ऑब्जर्व करेंगे,
कभी ठंडी के टाइम आप ऑब्जर्व करिएगा, जैसे घर में मैट रखा होता है ना, दरवाजे पे रखे होते हैं ना घर में, या बोरियां होती हैं घर में, बोरी रखी होगी आपके, है ना। तो उनमें क्या करें, उनमें अगर आप अपने पैर को रब करते हैं, ठीक है, अगर इसको रब करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, आपके बॉडी में कुछ आवेश ट्रांसफर होता है, कुछ आवेश जाता है, ठीक है। अभी आपकी बॉडी में कुछ आवेश चला जा चुका है ना। अभी होगा क्या, जैसे आप कोई ऐसे मेटेलिक चीज पकड़ेंगे, लाइक जैसे दरवाजे का हैंडल हो गया, ठीक है, या कुछ भी हो गया, अगर आप उसको कुछ भी टच करते हैं तो आपको एक शॉक लगेगा, क्योंकि जो यहाँ पे घर्षण की वजह से, जो आपके शरीर में आवेश गया है, वो क्या होगा, यहाँ से मेटल के थ्रू क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और वो क्या देगा आपको, एक हल्का सा शॉक देगा, ठीक है। तो आप देखें, और जितना कम रहेगा उतना कम शॉक देगा, ज्यादा रहेगा वो ज्यादा शॉक देगा, देखिए। तो इस तरह से ये भी एक घर्षण से जो आवेश आता है उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब समझिए जरा। विद्युत आवेश, ठीक। आपने पढ़ा होगा बच्चों, इनका मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान तीनों लिख के दिखाई फटाक से, फिर मैं एक एक बच्चे से पूछता हूँ। कॉपी में लिखे फटाक से। मौसम जी बताइए, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? हेलो हेलो, मौसम। इसको म्यूट करना जरा। मौसम को करना जरा। मौसम, आवाज आ रही है? तो हो गया क्या ज्वाइन करो? अंशु, चैट में लिख दो या बताओ फटाफट, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं आता तब भी बताओ। सोलू, सोलू नाम है बच्चे का? क्या नाम है? अर्चना। बताओ बेटा, कोई बताओ। चलो, 31 इलेक्ट्रॉन। बोलो ना, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? जब तक बोलोगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करोगे, तब तक कैसे काम चलेगा बताओ?
तभी तो मुझे पता चलेगा, मैं पढ़ाते चला जाऊँ मुझे पता ही नहीं चला तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा, क्या आता है कितना आता है। 4 GB से पूछा। मौसम 1.6 न्यूटन पर -19 कूलम, सही है। आंसर 9.10। नहीं बेटा ये मास लिख रहे हो, चार्ज की बात कर रहे हैं हम, चार्ज की बात। देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 9 × 10 पावर 1.6 × 10 कितना होता है? -19, ठीक है। चार्ज की यूनिट यहाँ पे हम क्या लेंगे? कूलम लेंगे। अच्छा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, तो कितना हो जाएगा? -1.6 × 10 पावर -19 कूलम। द्रव्यमान जो हम लेंगे वो किस में लेंगे? केजी में लेंगे। अगर प्रोटॉन की हम बात करें तो इस पे जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का सेम चार्ज होता है 1.6 × 10 पावर -19 कूलम, ठीक है। जो न्यूट्रॉन आपके पास होता है उसका क्या होता है? चार्ज जीरो होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज जीरो होता है। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? चलिए मास बताइए फटाफट, इलेक्ट्रॉन का मास बताइए। चैट वाली आदत मतलब है सबको, बोलने वाली आदत बताओ। इलेक्ट्रॉन का मास जल्दी बताओ। 9.1 × 10 पावर -31 kg, ठीक है। देख 9.1 × 10 पावर -31 kg के बराबर होता है। प्रोटॉन पे कितना होता है? 1.6 × 10 पावर -27 kg के बराबर होता है। न्यूट्रॉन पे भी अप्रॉक्स इतना ही होता है, 10 पावर -27 kg के बराबर होता है। दोनों में बहुत बहुत बेसिक डिफरेंस होता है, बहुत हल्का सा, तो जनरली हम कैलकुलेशन के लिए इग्नोर करते हैं वो डिफरेंस, दोनों का क्या लेट कर लेते हैं? सेम लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका केजी में होगा। नोट डाउन करिए फटाक से। अभी देखिए टेबल देखिए पहले। चल, विद्युत आवेश होता क्या है? विद्युत आवेश होता क्या है, कह रहे हैं कि यह पदार्थ के मूलभूत कणों का एक आंतरिक गुण है, ठीक है। जो मूलभूत कण होते हैं, जो मूलभूत कण होते हैं उनका एक आंतरिक गुण है, ठीक है, आंतरिक गुण है, जो विभिन्न वस्तुओं के बीच विद्युत अंतः क्रिया उत्पन्न करता है, जो विभिन्न वस्तुओं के बीच विद्युत अंतः क्रिया उत्पन्न करता है। कहने का मतलब है कि जितने भी मूलभूत कण हैं उनका एक आंतरिक गुण है ना, उनके अंदर ही होता है, ये गुण उनके अंदर ही होता है। जैसे आपके अंदर कुछ बचपन से गुण होगा, है ना। किसी का ज़्यादा बोलने का होता है, किसी का ज़्यादा कुछ करने का होता है, खाने का होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंतः गुण होते हैं। तो ये कह रहा है जो मूलभूत कण है ना उसका कुछ अंतः गुण है, जो वस्तुओं के बीच, विभिन्न वस्तुओं के बीच क्या करता है? अंतः क्रिया उत्पन्न करता है। और इस अंतः क्रिया उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल के या मूलभूत कण के क्या होता है? अंदर ही निहित होता है, ठीक है। अब जरा समझिए, ये कैसी राशि है? जो विद्युत आवेश है ये कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश और सदिश आपको पता होगा, है ना, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। मूल आवेश अभी आपने देखा, जैसे इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10 पावर कितना होता है? -19, ठीक है, ये -19 कूलम्ब के बराबर होता है। 1.6 × 10 पावर -19 कूलम के बराबर होता है। अभी जो आपको टेबल बनवाई थी वो ये रही, फटाक से बना लीजिए। कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश और द्रव्यमान, और न्यूट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान। टेबल बना लीजिए फटाक से कॉपी के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। स्थिर वैद्युत,
स्थिर वैद्युत क्या होता है, समझिए इसके बारे में पहले। जैसे हम्म, जो आवेश होता है, आवेश की तीन कंडीशन होती है। एक तो ये विरामावस्था में होता है, या एक समान गति से चल रहा होता है, या फिर ये त्वरित गति से चल रहा होता है। इसकी गति कैसी होती है, त्वरित। या तो विराम अवस्था में होता है, ठीक है, विराम अवस्था में होगा, आवेश रुका हुआ होगा, या तो एक समान गति से चल रहा होगा, है ना, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, या फिर क्या होगा, त्वरित गति। त्वरित गति मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। तो अगर ये आवेश की तीन सिचुएशन है, तीन परिस्थिति है, तो इसके अंदर क्या क्या ये करेगा। जब ये विराम अवस्था में होता है, जब ये विराम अवस्था में होता है, तो वो क्या करता है, कैसा विद्युत जनरेट करता है, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत, ठीक है, स्थिर वैद्युत। मतलब ऐसे एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, तो उसके आसपास कैसी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या स्थिर वैद्युत बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्थिर वैद्युत बोलते हैं। लेकिन अगर चार्ज एक समान गति से चल रहा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्थिर वैद्युत तो होता है, ये वाली चीज तो होती है। इसके अलावा क्या होता है, स्थिर वैद्युत तो होगा, अगर एक समान गति से चलेगा स्थिर वैद्युत होगा। जैसे एक कोई आप वायर ले लीजिए, उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। एक समान गति से चलने का मतलब, जब भी चार्ज एक समान गति से चलता है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रवाहित हो रही होती है, धारा प्रवाहित हो रही होती है, करंट प्रवाहित हो रही होती है, ठीक है। तो उसके अंदर करंट प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब उसके आसपास कैसी फील्ड होगी, स्थिर वैद्युत तो होगा, उसके आसपास चुंबकीय फील्ड भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्थिर वैद्युत के साथ साथ इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र भी होगा, और कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, दोनों क्षेत्र होगा, ठीक है। लेकिन अगर त्वरित गति में है, त्वरित गति का मतलब, जैसे एक समान गति नहीं है, उसकी गति लगातार कम या ज्यादा हो रही है, ठीक है। जैसे आप स्कूटी या कार में बैठते होगे, तो कभी 20 की स्पीड चल रहा है, कभी 50 से चल रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं त्वरित गति, ठीक है। तो जब आवेश त्वरित गति में होता है, तो ये दोनों चीजें होती हैं, ये भी होगा, स्थिर वैद्युत भी होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और एक और चीज होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण। अभी क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, जैसे सूर्य से जो हमें रोशनी मिलती है, जो लाइट आती है, उसके अंदर बहुत सारी रेज होती है। जैसे आपने सुना होगा, एक्सरे सुना होगा, ठीक है, एक्सरे सुना सबने, गामा रेज हो गया, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, ये जितनी रेज होती हैं, है ना, ये एक्सरे वगैरह जो होती हैं, ये किसके अंदर आती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंदर आती हैं। तो देखिए, आवेश की तीन सिचुएशन थी, तीन कंडीशन थी, क्या क्या, एक विराम अवस्था में है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न उत्पन्न करेगा। अगर एक समान गति से चल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र भी करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा उत्पन्न अपने आसपास। और अगर त्वरित गति से चल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण, तीनों चीजें उत्पन्न करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो हमारे पास है, इसमें क्या लिखा है कि स्थिर वैद्युत विद्युत आवेशों का अध्ययन है जब ये विराम अवस्था में होते हैं। तो जो स्थिर वैद्युत है ना, ये विद्युत आवेश का क्या है, कब होते हैं विद्युत आवेश, कौन सी अवस्था में होते हैं, विराम अवस्था में होते हैं। तो जब आवेश विराम अवस्था में होता है, तो क्या उत्पन्न करता है, स्थिर वैद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है। अब स्थिर वैद्युत के अनुप्रयोग, इसका कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ चार्ज विराम अवस्था में होता है, कहाँ कहाँ आवेश विराम अवस्था में होता है। तो स्थिर वैद्युत लाउड स्पीकर में, अब देखा होगा लाउड स्पीकर, आपने देखा होगा शादी विवाह पार्टी सब में बजता है ना, तो लाउड स्पीकर के अंदर जो चार्ज होता है, वो क्या होता है, रुका हुआ होता है, विराम अवस्था में होता है। और ये किसका यूज है, स्थिर वैद्युत का, ठीक है। दूसरा है जेरोक्स कॉपी मशीनों में, जैसे फोटो कॉपी वगैरह आप कराने जाते होगे ना, तो उस मशीन में भी जो चार्ज यूज होता है, जो ये यूज होता है, वो कौन से अवस्था में होता है, विराम अवस्था में होता है। अब और आता है टेलीविजन और रडार में प्रयुक्त कैथोड रे ट्यूबों के डिजाइन में। जैसे देखो टेलीविजन में कैसे, जैसे टेलीविजन आप देखते होगे, टीवी देखते होगे, तो टीवी में चित्र कैसे दिखाई देता है, ये सारी चीजें कैसे होती हैं,
तो उसके लिए एक यंत्र होता है, उसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। तो उसके थ्रू क्या करते हैं हम टेलीविजन में या जहां भी, जैसे रडार में, इन सब में क्या करते हैं, जो पिक्चर फॉर्मेशन होती है, जो पिक्चर होता है, जो आपको चित्र दिखता है, उसको फॉर्मेट करता है, ठीक है, उसको बनाता है। तो ये हो गया स्थिर वैद्युत। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। ये वाली बात नोट कर लीजिएगा, ये जरूरी है, ठीक है, ये वाली बात नोट कर लीजिएगा, ये जरूरी है। करिए फटाक से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या टॉपिक हमारा, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कैसे पता चला विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज समझते हैं। हुआ क्या, इन्होंने कांच की छड़ ली, उसे रेशम के साथ रगड़ा, ठीक है, और एक प्लास्टिक की छड़ ली, उसे किसके साथ रगड़ा, ऊन के साथ रगड़ा। तो हुआ क्या, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने क्या करा, ये कांच की छड़ लगाई, ठीक है, और एक दूसरी कांच की छड़ उसके पास ले गए, ये भी दूसरी कांच की छड़ ले गए, ठीक है, एक दूसरा सेटअप लगाया, उसके अंदर क्या किया, एक कांच की छड़ ले गए और दूसरी आपकी प्लास्टिक की ले गए। तीसरा लगाया, उसके अंदर दोनों प्लास्टिक की, दोनों प्लास्टिक के लिए। अब हुआ क्या, इसके साथ हुआ क्या, ध्यान से देखिए। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया और दो कांच की छड़ को एक पास ले गए, तो ये एक दूसरे को क्या किया, प्रतिकर्षित किया, ठीक है, प्रतिकर्षित किया। लेकिन जब वही कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के और प्लास्टिक की छड़ को किससे रगड़ के, ऊन से रगड़ के ले गए, तो ये क्या किए, एक दूसरे को आकर्षित किए, आकर्षित किए। फिर जब प्लास्टिक की छड़ को प्लास्टिक के पास ले गए, ऊन से रगड़ के, तो ये भी देखा क्या किया, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित किया, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने क्या देखा, ये तीनों फिनोमिना देखा, जब उन्होंने कांच को रेशम से रगड़ा और प्लास्टिक को किससे रगड़ा, ऊन से। जब दो कांच के छड़ ले आए तो प्रतिकर्षित किया, जब कांच और प्लास्टिक ले आए तो क्या किया, आकर्षित किया, और जब प्लास्टिक और प्लास्टिक लाए तो क्या किया, प्रतिकर्षित किया। अब इनको यहाँ से क्या मिला रिजल्ट, दो बात का रिजल्ट मिला, क्योंकि इनिशियल सबसे शुरुआत में धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज के बारे में नहीं पता था, तब हमें चार्जेस के बारे में कुछ नहीं पता था, आवेश के बारे में कुछ नहीं पता था, ये चीजें हमें बाद में पता चलनी शुरू हुई। कैसे, तो इन्होंने कहा कि जब कांच को कांच के पास अब ले गए तो ये कैसा, क्या शो कर रहा है, क्या दिखा रहा है हमें, प्रतिकर्षण। और जब प्लास्टिक प्लास्टिक को ले गए तो क्या दिखा रहा है, प्रतिकर्षण। तो मतलब प्लास्टिक पे, एक प्लास्टिक की रॉड और दूसरी प्लास्टिक की रॉड, दोनों पे क्या आएगा, सेम आवेश आएगा, है ना।
एक समान आवेश आएगा। तो इसका मतलब जो एक समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और इन्होंने कहा कि कांच वाले पे अलग आ रखा है और प्लास्टिक वाले पे अलग, क्योंकि वहां तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो यहां से इन्हें दो चीजें पता चली, क्या, कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और एक तरह के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अलग अलग आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहां से इन्हें बस इतना पता चला कि जो आवेश है, जो आवेश है वो दो प्रकार का है ना, वो दो प्रकार का है। अब उसमें क्या होता है, अगर समान आवेश है, अगर समान आवेश है तो क्या करेगा, क्योंकि इन पे दोनों पे सेम आवेश जाएगा, ठीक है, तो समान आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षण दिखाएगा। अच्छा, और अगर अलग आवेश है ना, डिफरेंट आवेश है या विभिन्न आवेश है, तो वो क्या शो करेगा, आकर्षण। तो वो क्या शो करेगा, आकर्षण शो करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे, लेकिन अभी भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव बारे नहीं पता था, सिर्फ हमें इतना पता चला कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो समान आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षण शो करते हैं, और जो डिफरेंट आवेश होते हैं, विभिन्न आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं, आकर्षण शो करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बेसिस जरा देखिए। तो इन्होंने क्या नाम दिया इसका, इन्होंने कहा कि शुरुआत में जब हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं थी, तो इन्होंने बताया कि कांच की जो छड़ी है ना, उस पे जो विकसित आवेश है उसको इन्होंने कचाव बोला, कचाव आवेश, है ना। लैटिन वर्ड में इसको कांच कहा गया है, इस शब्द को क्या कहा जाता है, कांच कहा गया है। और जो एम्बर, एम्बर मतलब प्लास्टिक, और जो प्लास्टिक पर विकसित आवेश है उसको रलाव आवेश कहा गया। और इसका जो है एम्बर एक राल होता है, लैटिन वर्ड ये भी है, तो आप उसका ध्यान ना दें, आप बस इतना ध्यान दें ये वाला, कि कांच पे जो आवेश आया उसको कचाप बोलते हैं, और जो प्लास्टिक पे आया उसको क्या बोलते हैं, रलाव आवेश कहा गया, ठीक है, उस टाइम। लेकिन बाद में ये देखा गया इसमें बहुत दिक्कत हो रही है ना, अलग अलग तरीके का कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिल रहे हैं, लाइक मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बाद में क्या कहा गया, इन शब्दों को धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तब बताया गया कि जो ये कचाव है ये कैसा है, ये धनात्मक है, और ये वाली चीज कैसी है, ऋणात्मक है, ठीक है। इनको धनात्मक और ऋणात्मक से प्रतिस्थापित कर दिया गया। उसके बाद क्या देखा गया कि अगर धनात्मक धनात्मक है दोनों सेम है, या ऋणात्मक ऋणात्मक है ये भी सेम है, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर धनात्मक और ऋणात्मक है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो देखें, तो कह रहे हैं कांच की छड़ी पे विकसित आवेश को धनात्मक आवेश कहा गया, और जो प्लास्टिक की छड़ी थी उस पे विकसित आवेश को क्या कहा गया, ऋणात्मक आवेश कहा गया, ठीक है। अब यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि विद्युत आवेश के केवल दो प्रकार होते हैं, कौन कौन होता है, एक धनात्मक होता है, दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समान आवेश, समान मतलब चाहे धनात्मक धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक ऋणात्मक हो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और समान आवेश क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और असमान आवेश या विभिन्न आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये इसको कहा गया, ये जो दूसरा नियम है, ये जो दूसरा निष्कर्ष है, इसको कहा गया स्थिर वैद्युत का मूलभूत नियम। अगर आपसे कोई पूछे स्थिर वैद्युत का मूलभूत नियम क्या है, तो समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, इसको कहा गया मूलभूत नियम, ठीक है। विद्युत स्थिर वैद्युत का मूलभूत नियम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कुछ समस्या है तो पूछिए पहले। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी कोई डाउट है बेटा, कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात है तो बता दीजिए। और ये वाली चीज बना लीजिए, ये वाली चीज बना लीजिए। और अपना नोट जरूर प्रिपेयर करिए, है ना। जैसे क्लास के बाद आपको ये पीडीएफ सर भेज देंगे, उसके बाद आप अपना शॉर्ट नोट, आप डेली नहीं कर पाते, वीक में संडे के दिन बैठिए, एक कॉपी बनाइए। उसमें संडे के दिन दोनों क्लासेस लगभग तीन तीन दिन होंगी, ठीक है, वीक में तीन तीन दिन दोनों क्लासेस होंगी। तो उसमें क्या करिए, उस तीन दिन का जितना भी नोट्स है उसको अपनी लैंग्वेज में या जैसे भी आपको समझ आए, हमारी हेल्प से जो भी चाहिए उसको प्रॉपर बनाइए, एग्जाम में यही काम आएगा। एग्जाम में फिर हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अभी आप बस नोट्स को अच्छी तरीके से बनाएं, और अभी तो स्टार्टिंग है, फिर धीरे धीरे थोड़ा हम सिलेबस पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, तो बहुत अच्छा भी कर पाएंगे आप। इसको बनाइए फटाक से कॉपी के अंदर। हम्म।
चलिए अब आगे देखते हैं। घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें पढ़ते हैं ये चालक और कुचालक। जरूर। चालक और कुचालक क्या होते हैं ये आपको भी पता है। ऐसे पदार्थ चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश आसानी से पास हो जाता है ना। जिसमें विद्युत आवेश आसानी से पास हो जाता है, करंट आसानी से पास हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चालक। जैसे आपने घर में देखा होगा, कोई भी चीज अगर आप मेटल की टच करिए तो आपको क्या लगता है, करंट लग जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत आवेश आसानी से पास हो जाते हैं। जैसे उदाहरण, धातुएं, है ना, कोई भी मेटल्स हो गया, इंसान हो गया, ठीक है, जंतु हो गया, जंतु का शरीर हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट जब पेंसिल के अंदर होता है ना, पेंसिल के अंदर जो होता है, पेंसिल के अंदर जब आप उसको कटर से, शार्पनर से करते हो, तो उसके अंदर जो निडल होती है, पेंसिल की जो निडल निकल के आती है, वो उसके अंदर ग्रेफाइट मिलता है, ठीक है। कुचालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश आसानी से नहीं प्रवाहित हो सकता, उसको हम बोलते हैं कुचालक। जैसे इसमें सारे अधातु आ जाते हैं, जैसे कांच, हीरा, लकड़ी, अभ्रक, प्लास्टिक, ये सारी चीज, ठीक है। हाथ में पकड़ी गई धातु की छड़ को ऊन से रगड़ने पर कोई आवेश विकसित नहीं होता, है ना। अब इसका मतलब समझिए, इस लाइन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपने पीछे देखा था कि अगर हमारे पास कोई कांच की छड़ है, कोई भी धातु या किसी भी चीज की, मान लीजिए, चलिए मान लीजिए कोई भी धातु की छड़ है, कोई भी धातु की छड़ है, अगर आप इसे ऊन से रगड़ते हैं, अगर आप इसे ऊन से रगड़ते हैं तो होगा क्या। जैसे ये वाला देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, इंसान, मानव शरीर है, मानव का शरीर है। अगर अगर मान लीजिए इसको मैंने, इससे टच नहीं करा है, ठीक है, अगर इसको रब करूंगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आवेश स्टोर हो जाएगा, बहुत सारा आवेश आ जाएगा, है ना, बहुत सारा आवेश आ जाएगा। लेकिन अगर अब इसको आपने टच करा दिया मेटल से, तो ये चला जाएगा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर इसे आपने लगातार लगा रखा है और आप तब भी कर रहे हो, तब भी वो सारा का सारा चार्ज उसके थ्रू जाता रहेगा, ये कंटिन्यूस जाता रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हाथ में पकड़ी गई धातु की छड़ को ऊन से रगड़ने पर कोई आवेश विकसित नहीं होता, ठीक है। अब आपने हाथ से पकड़ रखा है, हाथ से पकड़ रखा है धातु की छड़ को, अब अगर आप ऊन से रगड़ रहे हो तो वो छड़ के थ्रू, जैसे ये छड़ मान लो, हमने इसको ऊन से रब किया, अब इसके थ्रू जो आवेश आएगा ये हमारी बॉडी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, या हमारी बॉडी पे स्टोर हो जाएगा। इस पे कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या है, हमारी बॉडी भी चार्ज को स्टोर करती है, आवेश को स्टोर करती है। तो जो इसके अंदर चार्ज आएगा वो इसके थ्रू हमारे कहाँ चला आएगा, बॉडी में चला आएगा, हमारी बॉडी में चला आएगा, तो इस पे क्या बचेगा, क्योंकि क्योंकि जो कांच की छड़ होगी या फिर सॉरी धातु की जो छड़ होगी, धातु की जो छड़ होगी वो छोटी सी है। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जब भी आप उसको रब करोगे तो उसके अंदर जो चार्ज आएगा वो कहाँ चला जाएगा, हमारे थ्रू बॉडी में आ जाएगा, और उस पर भी कोई भी आवेश नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं हाथ में पकड़ के धातु की छड़ को ऊन से रगड़ने पर कोई आवेश विकसित नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, भू संपर्कन, संपर्कन, या फिर आपका है, और सुरक्षा, अर्थिंग, जैसे गांव में बोलते हैं, आपने सुना होगा, अर्थिंग की जाती है जब भी लाइट वायरिंग ये सारी चीजें कर जाती है, तो उसकी अर्थिंग की जाती है। अब अर्थिंग के थ्रू होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा, बोर्ड के अंदर तीन प्लग होते हैं ना, ये इसमें तीन होता है, एक लाइव वायर होता है, एक मेन वायर होता है, और ये बच्चों तीसरा होता है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, घर में जितनी भी सर्किट होती है, जितने भी आपके बोर्ड और चीजें, जो भी चीजें लगी होती हैं, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, उनसे एक वायर, कॉमन वायर लेके आते हैं, और उसको लाइक दिस, इस तरह से बहुत सारे मेथड होते हैं अर्थिंग करने का। जैसे आप नॉर्मल छोटा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक कोई धातु की छड़ लीजिए, उसको जमीन में आपने रख दिया, और वो जो सबका एक कॉमन वायर है उससे लाके क्या कर दिया, उसको ज्वाइंट कर दिया, वो क्या बन गया, आपका अर्थिंग बन गया घर का, ठीक है। तो अर्थिंग के अंदर क्या होता है, ये जो स्विचेज हैं, इनमें एक लाइव वायर आता है और एक न्यूट्रल होता है, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, अर्थिंग। तो ये जो यूज किया जाता है, अर्थिंग पर्पज से यूज किया जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है, जैसे आप कभी प्रेस यूज कर रहे हो या कोई हैवी डिवाइस यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे प्रेस हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी चीजें अगर यूज कर रहे हो, और अगर मान लो कोई फॉल्ट हो जाता है ना, कहीं वायर ब्रेक हो गया, कुछ भी हो गया, कोई फॉल्ट हो गया, तो क्या होता है, जो क्योंकि जब भी फॉल्ट होता है तो वहां पे क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होता है,
फॉल्ट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट आपने सुना होगा। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के अंदर जो भी आवेश, जो भी एक्स्ट्रा आवेश हो जाते हैं ना, जो भी एक्स्ट्रा आवेश होते हैं वो इसके थ्रू कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं। तो जब भी जैसे आप मान लो प्रेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर उसमें अर्थिंग यूज हो रहा है, तो अगर मान लो कहीं फॉल्ट है या कुछ भी है, तो वहां से जो एक्स्ट्रा आवेश निकलेंगे वो उस पॉइंट के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में, जिससे आपको शॉक लगने से बच जाएगा। ठीक है, तो अर्थिंग का ये पर्पज होता है, जो कि घरों में लगाने से क्या होता है, अच्छा होता है। तो वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पिंड पृथ्वी के साथ अपने आवेशों को साझा करता है। ठीक है, भू संपर्कन या अर्थिंग कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। ये टाइम हो गया, कितने में छोड़ना है, हो गया। चलो, आप लोगों का कोई समस्या हो, जितना भी टॉपिक आज मैंने पढ़ाया, अगर कोई भी दिक्कत है इसमें, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में इसको इतना आप रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करके आएंगे तो अगली क्लास, आज तो बेसिक था, थ्योरी पार्ट था, छोटी छोटी चीज़ें, डेफिनेशन हमने सीखी है। अगली क्लास से हम आगे इनके एप्लीकेशन सीखेंगे और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस पे आएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट है जो है क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट तो आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट और फार्मूले के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट और फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, इसके बेसिस पे हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं।